देवरा मूवी रिव्यू। दोस्तों, जूनियर एनटीआर ने सीक्वल के आकर्षण से भरी इस एक्शन ड्रामा को आगे बढ़ाया। जूनियर एनटीआर की शुरुआत बहुत दमदार है, लेकिन बाद में यह नीचे की ओर खिसकती चली जाती है, जिसे अंत में एक खूनी अंत द्वारा बचाया जाता है जो समान रूप से आकर्षक और विचित्र है। निर्देशक कोराटला सिवा अपने नायकों को ऊपर उठाना जानते हैं। अपनी पूरी फिल्मोग्राफी में उन्होंने उन्हें स्टार, सुपरस्टार और यहाँ तक कि अर्ध देवता भी बनाया है। देवरा में वह एक कदम आगे जाते हैं और अपने नायक को पौराणिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यह मदद करता है कि यह जूनियर एनटीआर है जो शीर्षक चरित्र निभाता है और उसका शांत व्यवहार उग्र अवतार को पूरी तरह से बढ़ाता है, जिससे हमें एक ऐसा नायक मिलता है जो सिर्फ काल्पनिक नहीं है, वह एक मिथक है। शिवा ने खुद एक के बजाय दो फिल्मों के माध्यम से मिथक को उजागर किया है और यही पर फिल्म अनिवार्य रूप से नमकीन पटाखे की तरह बिखर जाती है, जबकि देशभक्त की दक्षता एक बहस का विषय है। देवरा को दूसरे भाग के निराशाजनक मामले का बोझ उठाना पड़ता है। सिवा हम लोगों उनकी मान्यताओं, इतिहास और भविष्य से परिचित कराने के लिए अपना समय लेते हैं और देवरा को एक आकर्षक खूनी लाल तस्वीर पेश करते हैं। यह एक शानदार निर्माण है जो उनके पागलपन को एक विधि देता है। और क्यों देवरा इन रक्त पिपासु पुरुषों के बीच एक देवता है। हमें पहाड़ों के बीच एक मछली पकड़ने वाले गांव से परिचित कराया जाता है, जहां लगभग गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा सेटअप है, जिसमें बार अलग अलग कबीले सामंजस्यपूर्ण रूप से रहते हैं कि फिर भी आक्रोश से भरे हुए हैं। उनके पास हर साल हथियारों से भरी सिंहासन की रोलियां ट्रॉफी के किसे मिलती हैं, यह तय करने का लगभग ब्लैक पैंथर जैसा तरीका है। इसके विपरीत फिल्म का दूसरा भाग असंगतता लगता है और कहानी में दरारें और भी चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि निर्माताओं ने एक गंभीर एक्शन ड्रामा के रूप में स्थापित की गई फिल्म में कॉमेडी और रोमांस को शामिल करने का फैसला किया है। फिल्म दो जूनियर एनटीआर, देवरा और उनके बेटे बर के इर्द गिर्द घूमती है और अभिनेता शानदार फॉर्म में हैं, जहां बहादुरी और मर्दानगी अभिनेता के लिए दूसरी प्रकृति की तरह है। वही जूनियर एनटीआर ने दोनों किरदारों की कमजोरियों को भी बखूबी निभाया है। जहां उनके देवरा को शुरू से ही एक अच्छी भूमिका मिलती है, वहीं हमें बर को समझने में समय लगता है और पार्ट 2 पूरी तरह से बाद वाले के बारे में होगा। हालांकि इस फिल्म में बर में जमीनीपन की कमी है और भावनात्मक परतों को अनदेखा कर दिया गया है, लेकिन उनका आकर्षण और आभा यह सुनिश्चित करती है कि हम हमेशा यह जानना चाहते हैं कि किरदार क्या कर रहे हैं। देवरा की शुरुआत एक क्रिकेट टूर्नामेंट अंडरवर्ल्ड के हो महत्वपूर्ण सदस्यों के छिपे होने और भारत को छवि को कमजोर करने के लिए योजनाबद्ध आतंकवादी गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तावना से होती है। भाग 2 के लिए इन संभावित प्रतिद्वंदियों की पहचान का खुलासा न करने के लिए शिवा की ओर इशारा करता है। उम्मीद है कि वे एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यह उस प्राथमिक कारण से जुड़ा है जिसके कारण देवरा चोरी और ठगी के जीवन से ध्यान हटाकर देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने पर ध्यान केंद्रित करता है। नारायण और तटरक्षक बल वाला वह पूरा हिस्सा देवरा के मूल को खूबसूरती से दर्शाता है, न किसी की विरासत तय करने और सार्वजनिक धारणा से बोझल नहीं होने के बारे में है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवरा की दुनिया को इन अंडरवर्ल्ड साहसी की जरूरत है, क्योंकि भाग 1 के ठोस खलनायक की कमी से बोझल है। सैफ अली खान का बहरा खतरनाक लगता है, लेकिन जल्द ही उनका आकार छोटा कर दिया जाता है। उनका प्रदर्शन और उपस्थिति आधा काम तो कर देती है, लेकिन लेखन में कमी रह जाती है। ऐसा ही कुछ जानवी कपूर के साथ भी होता है, जो साउथ सिनेमा में अपनी पहली बड़ी शुरुआत करती हैं, जो एक पूरी तरह से नीरस रोमांस एंगल का हिस्सा है, जो कहानी में कुछ भी नहीं करता है सिवाय इसके कि नहीं, कहानी में कुछ भी नहीं है। एक बेतरतीब परिचय जो उसे ग्लैमरस बनाने का एक बहाना है, एक गाना जो उसे ग्लैमरस बनाने का एक और बहाना है, दो कॉमेडी सीन जो इन पूर्ववत बहानों को आगे बढ़ाते हैं और धमाका थंगम गायब हो जाता है। थंगम के बचपन के संस्करण के लेखन में इतना अधिक उत्साह और प्रतिद्वंदता थी कि यह इस बात का एक क्लासिक मामला है। थंगम गोल्ड नहीं है, इस सब की एक साथ जोड़े रखने वाला है अनिरुद्ध रविचंद्र का जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और देवरा की पहली से ही विशिष्ट दुनिया में एक अनूठी परत जोड़ता है। यह वह दुनिया है जो फिल्म का आधार है, क्योंकि निर्माता अपने विचित्र विजन में
बहुत अधिक दृढ़ विश्वास दिखाते हैं। हाँ, नायक पानी से बाहर गोता लगाता है, जैसे कि उसके पैर एक जेटस्की से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, एक दृश्य है जहाँ नायक पानी से बाहर गोता लगाता है, जैसे कि उसके पैर एक जेटस्की से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार उसने एक शार्क को लाशों से बांधा है और इसे उत्कृष्ट जेटस्की के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन न केवल लेखन में बल्कि प्रोडक्शन डिजाइन, सबू सिरेल और विजुअल्स बेलू में भी बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। ईमानदारी से कहूँ तो फिल्म को 2 भागों में विभाजित करना एक दुर्लभ घटना होनी चाहिए और हर दूसरी फिल्म में ऐसा होना आम बात नहीं है। यह फिल्म निर्माताओं को लगभग ढीली करने के लिए मजबूर करता है और हमेशा की तरह यह दर्शकों की रन टाइम के विस्तारित हिस्सों के लिए विरक्त लगता है। पहले सीक्वल क्रेज के चरम पर फिल्म में एक क्लिफ हैंगर के साथ समाप्त होती थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर पहला भाग सफल रहा तो दूसरे भाग के लिए दरवाजे बंद ना हों। इसलिए सीक्वल को छेड़ने के लिए एक तरह का उपसंहार होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं फिल्म कभी नहीं बनती। हालांकि डुओलॉजी क्रेज के साथ पहले हमेशा दूसरी के लिए बिल्डअप के रूप में ही काम करती है और कई बार हमेशा पार्ट 2 के लिए 3 घंटे का ट्रेलर देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि देवरा पूरी तरह से उस रास्ते पर नहीं जाती है, लेकिन यह उस रास्ते में इतनी लंबी भटक जाती है कि एक उलझन बन जाती है। हालांकि फिल्म की गिरावट को एक खूनी समापन द्वारा बचाया जाता है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में 2 भाग वाली फिल्म द्वारा उठाए गए सबसे बड़े सवाल के नए सिरे से तैयार किया गया संस्करण के साथ समाप्त होता है। भले ही जवाब का वादा पर्याप्त आकर्षक ना हो, फिर भी मैं सीक्वल के लिए वापस आऊं, क्योंकि सुपरस्टार फिल्में इसी के बारे में होती हैं। यह लोगों को सीटों पर बांधे रखती हैं, चाहे कुछ भी हो। और उसे मोर्चे पर जूनियर एनटीआर, जो 6 साल बाद एकल नायक के रूप में बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक के रूप में अपनी साख को फिर से स्थापित करते हैं, वास्तव में देव आभा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।